जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम टू अवेकनिंग क्लासेस। जितने भी बच्चे टैली कम्युनिकेशन जेकेपी कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए मस्ट वॉच वीडियो है। रीजन बीइंग आपका 40 मार्क्स का जो टेक्निकल क्वेश्चंस आने हैं, टेक्निकल वाला पोर्शन है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बेसिकली कि टेक्निकल पोर्शन को आपने 5 दिन में किस तरह से किन किन चीजों पे एम्फेसाइज करना है, कहां से स्कोर निकाले जा सकते हैं, कहां से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं और क्या क्या आप करोगे और क्या क्या मैं अपने एंड पे आपकी हेल्प करूंगा। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक बार प्रॉपर स्ट्रेटेजी अगर आपको मिल जाएगी तो आप 5 दिनों को अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि कम टाइम पे भी एग्जाम्स क्वालिफाई किए जा सकते हैं, बट ये है कि आपको 5 दिन कुछ नहीं देखना है, इस टेक्निकल पोर्शंस पे स्विच करना है, क्योंकि आपने बाकी पोर्शन ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, एक एग्जाम दे के आया फर्स्ट को, अच्छा हुआ बुरा हुआ वो मैटर ऑफ कंसर्न अब नहीं बचता। अब इस एग्जाम पे आप पूरा फोकस करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम टेक्निकल पोर्शन के सिलेबस में चलते हैं। देखो, ये आपका टेक्निकल पोर्शन का सिलेबस है। सबसे ऊपर है रेडियो कम्युनिकेशन, टेलीविजन ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी। तो ये आपके मोटे मोटे 4 कंपोनेंट हैं। ठीक है, अब देखो करना कैसे है। फॉर एग्जांपल जैसे रेडियो कम्युनिकेशन है, ये तो मैंने स्टार्ट करवा दिया था आपको। मॉड्यूलेशन मैंने आपको पढ़ा दिया कल के लेक्चर में ही। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन आपको वहां से कवर हो गया। मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स मैंने आपको बता दिया दोनों केसेस में, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वाला और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन वाला। कैरियर सिग्नल भी मैंने आपको बताया। कैरियर सिग्नल क्या होता है? जिस सिग्नल के ऊपर हम लो बैंड फ्रीक्वेंसी सिग्नल रखते हैं, मतलब जो हमारा सिग्नल लेके जाएगा उसको बोलेंगे कैरियर सिग्नल। उसके बाद और जो कैरियर सिग्नल के ऊपर जब हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल रख देते हैं, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल मतलब जिसको हमने भेजना है, तो ये जब कैरियर सिग्नल के ऊपर रख देते हैं तो जो नया सिग्नल बनता है उसको क्या बोलते हैं? मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ठीक है, तो सेम इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करने के लिए जो मॉड्यूलेटर यूज होगा दैट इज एएम मॉड्यूलेटर, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन करने के लिए फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर। ठीक है, अब डीमॉड्यूलेशन, बैंडविड्थ, ये चीजें मैंने आपको पढ़ानी है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के क्या क्या प्रोज कौन से मैं बता चुका हूं, थोड़ी सी एप्लीकेशंस आपको बतानी है वो मैं बता दूंगा। ठीक है, उसके बाद रेडियो वेव प्रोपगेशन हम कर चुके हैं, क्या होता है टाइप्स ऑफ प्रोपगेशन, ग्राउंड वेव, स्काई वेव, स्पेस वेव प्रोपगेशन कर चुके हैं। एक छोटा सा टॉपिक है ऑडियो फ्रीक्वेंसी, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी और रेडियो फ्रीक्वेंसी, ये मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहली बात, ये टॉपिक तो आपका कवर हो जाएगा विद इन 1 और 2 डेज। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको क्या करना है। जैसे फॉर एग्जांपल AF IF RF लिखा है ना, ऐसा नहीं कि कोई भी टर्म अगर आपके सिलेबस में मेंशन है आपने उसकी फुल फॉर्म तो देख के ही जानी। फॉर एग्जांपल आगे अगर आपको आ रहा है CDM में, ठीक है, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। ये नहीं है कि बिना किसी, अगर सपोज करो कोई टॉपिक नहीं हो पा रहा है, एटलीस्ट उसकी फुल फॉर्म, उसकी डेफिनेशन आप जरूर एग्जाम में देख के जाओगे, अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं है। तो इस तरह से प्रिपरेशन करना, किसी भी एक टॉपिक में डूब मत जाना, ऊपर ऊपर से रखो और उसका जो अगर कोई सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल सी डेफिनेशन है और सिंपल सा फुल फॉर्म है, वो तो आप बिल्कुल याद करोगे। ठीक है, तो इस पोर्शन में आई होप रेडियो कम्युनिकेशन में अब आपको दिक्कत नहीं आई होगी। आप लेक्चर्स लगाओ, लेक्चर्स पढ़े हुए हैं यूट्यूब में ही, कल से ही मैंने स्टार्ट किया है और काफी बच्चे देख रहे हैं, तो आप भी उन वीडियोस को देख सकते हो, आपको जरूर हेल्प मिलेगी एग्जाम। सेकंड, टेलीविजन ट्रांसमिशन जो है ना, ये मैं अभी आपके लिए रखता हूं। ठीक है, रीजन बीइंग दैट बाकी सिलेबस बहुत बड़ा है, तो टेलीविजन ट्रांसमिशन आप धीरे धीरे पढ़ना शुरू कर दो। बीइंग मेरी क्लासेस आएंगी बाकी पोर्शन के लिए, इसको आप साथ साथ कहीं से कुछ नहीं करना होता यार, आपके पास गूगल बाबा है, यूट्यूब है, जरूरी नहीं है कि जम्मू कश्मीर का ही कोई पढ़ाएगा तो उससे पढ़ना है। सेंटर में भी बहुत सारे चैनल्स हैं जो पढ़ा रहे हैं इन चीजों के बारे में, टेलीविजन फिजिक्स में पढ़ाया जाता है, तो आप इसको सर्च करो। आपने जस्ट टेलीविजन ट्रांसमीटर सर्च करना, थोड़ा थोड़ा देख लेना क्या होता है, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रेंजेस क्या होती है देख लें, SSB क्या होती है, सिंगल साइड बैंड ट्रांसमिशन क्या होता है, बस ये जस्ट देखना है कि क्या होता है, तो आपको ये चीजें समझ आती जाएंगी, क्योंकि आपको थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का कंसेप्ट समझ आ गया। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा, बट अगर टाइम नहीं बचा तो सबसे पहले अगर मैं स्किप करूंगा तो ये वाला पोर्शन स्किप करूंगा, क्योंकि ये पोर्शन से ज्यादा मुझे बाकी पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चन निकलने की प्रोबेबिलिटी दिख रही है। तो आप इस पोर्शन को खुद अपने लेवल पे आज से ही प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो जहां से आपको मिलता है। ठीक है, देखो 2 वे प्रोसेस होगा, अगर तुम मेरे साथ कोऑर्डिनेट करोगे तो चीजें कवर होंगी, अदरवाइज प्रोबेबिलिटी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब हम मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का बता दूंगा। मॉर्निंग में मैं इलेक्ट्रिसिटी की आपकी क्लास लेता हूँ। आज तो मैं ये वीडियो डाल गया तो आज नहीं आया, बट कल मॉर्निंग में, इवनिंग में ही मैं कोशिश करूंगा 2 लेक्चर। इलेक्ट्रिकल यूनिट्स, ये मैंने आपको बता दिए कौन कौन सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट्स होते हैं, जैसे पावर का यूनिट क्या है, वोल्टेज क्या होती है, अमीटर क्या करता है, गैल्वेनोमीटर क्या करता है, करंट के क्या यूनिट होते हैं, चार्ज के क्या यूनिट होते हैं, ये सब चीजें हमने ऑलरेडी कवर करनी है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट के इफेक्ट बताई, जिसमें हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इंपॉर्टेंट था। H इज इक्वल टू आई स्क्वायर RT, मैंने आपको बताया था, इसको बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। एग्जाम में पूछे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, तो यही है, मैंने आपको बताया था जब करंट बढ़ेगी तो ज्यादा हीटिंग प्रोड्यूस होगी, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ज्यादा हीटिंग होती है, और ज्यादा टाइम के लिए करंट फ्लो करेगी, ज्यादा हीट होगी। ठीक है,
फिर कंडक्टर्स, इंसुलेटर मैंने आपको समझाए। आज मैं आपको बता दूंगा अगर मेरी क्लास होती है इसमें, टाइप्स ऑफ सोल्डर फ्लक्स का होता है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। एसी सर्किट, अल्टरनेटिंग करंट बता दिया, बस एसी सर्किट्स बताने, मतलब एक ऐसा सर्किट होगा जिसमें सिर्फ रेजिस्टर लगा होगा, इंडक्टर्स लगा होगा, कैपेसिटर लगा होगा, तो मैं बताऊंगा इसके क्या फायदे क्या नुकसान है, इतना इशू नहीं है, ठीक है। इसमें देखो मैग्नेटिक टर्म्स के बारे में मुझे बताना है। मैग्नेटिक मटेरियल मैं आपको बता चुका हूं, डाया, पैरा, फेरो, और मैंने समझा भी देते हैं प्रॉपर्टीज मैग्नेट की 4-5 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, वो छोटी सी हैं, वो कवर हो जाएंगी। लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कुछ भी नहीं है। बट देखने वाली चीज क्या, अगर एग्जाम में कहीं से क्वेश्चन फ्रेम होगा, ज्यादा चांसेस है क्वेश्चन फ्रेम होने की, वो ये वाला पोर्शन है। देखो यहाँ पर क्या चीजें, आपके घरों में वायरिंग क्या है, आई रूल्स क्या है, जैसे स्विच क्या होता है, वायरिंग एसेसरीज में स्विच क्या होता है, फ्यूज क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज सबको पता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज में हाई रेजिस्टेंस होता है, अगर पीछे से लाइट बढ़ जाए तो फ्यूज उड़ जाता है और हमारे घर में बिजली से कोई शॉर्ट सर्किट नहीं होता और हमारा घर बच जाता है, ठीक है, मेन एप्लियंस बच जाते हैं। फिर हम अपने घरों को बचाने के लिए सेफ्टी इक्विपमेंट है सारे, ये बहुत इंपॉर्टेंट। आपको सबसे पहले एमसीबी की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। एमसीबी क्या होता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है, मिनिएचर सर्किट, ये मैं एक छोटी छोटी वीडियो में ये पढ़ा दूंगा आपको। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, जस्ट आप समझो, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर मतलब इसको क्यों लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर पीछे से लाइट बड़ी आ जाती है, ज्यादा लाइट आ जाती है, कोई कहीं पे शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो पावर ओवरलोड हो जाती है, तो ये क्या करते हैं, ट्रिप हो जाते हैं, मतलब खुद ब खुद बंद हो जाता है और घर की पूरी इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाती है। जैसे फ्यूज उड़ जाता है ना, फ्यूज खुद उड़ जाता है, एमसीबी क्या हो जाता है, ट्रिप हो जाता है, अपने आप ही ऑफ हो जाते हैं, तो घर की बिजली बंद हो जाती है। इसकी वजह से अंदर वाले जो एप्लियंसेज है वो सारे बच जाते हैं, तो मतलब एक तरह का सेफ्टी इक्विपमेंट है, ठीक है। अब दूसरा जैसे ईएलसीबी है, ईएलसीबी क्या है, ईएलसीबी बेसिकली है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। इसको क्या बोलते हैं, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, मतलब जस्ट अगर किसी इंसान को शॉक लग सकता है उससे प्रिवेंट करने के लिए ईएलसीबी का यूज किया जाता है, इसको बोलते हैं अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। तो आपको इनकी फुल फॉर्म्स तो एटलीस्ट पता होनी चाहिए। जैसे एमएलसीबी है, अगर एमएलसीबी की फुल फॉर्म, एमसीसीबी की फुल फॉर्म पूछ रहे, देखो एमसीबी से ही की मॉडिफाइड फॉर्म है एमसीसीबी, ठीक है। इसको बोलते हैं मोल्डेड केज सर्किट ब्रेकर, क्या, मोल्डेड केज सर्किट ब्रेकर, ठीक है। मैं बता दूंगा, जस्ट मैं आपको ये चीजें अभी थोड़ा बता रहा हूं कि आपको एग्जाम में एटलीस्ट इतना तो देख के ही जाना है ना। आरसीसीबी, इसकी फुल फॉर्म तो एटलीस्ट आपको पता ही होनी चाहिए, रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, तो इनकी फुल फॉर्म एटलीस्ट पता करके जाओगे। आर टेस्टर क्या होता है, रिलेज अर्थिंग क्या होता है, बस इतना पता होना चाहिए इसमें होता क्या है। अगर थोड़ा भी कंसेप्ट होगा ना आपको, तो अगर एग्जाम में कोई आसपास का क्वेश्चन आएगा तो आप कर दो, बिल्कुल ही बिना देखे गए हो फिर नहीं हो सकता वो, ठीक है। मुश्किल आ जाए बात अलग है। अब देख, जैसे फॉर एग्जाम्पल पीछे वाला पेपर हुआ है, अगर फॉर एग्जाम्पल साइनोनियम डिफिकल्ट, तो सब बच्चे बोल रहे थे ना वो डिफिकल्ट, तो वो सबके लिए होगा। तो यहाँ पर आपने सिंपल उन चीजों पे फोकस करना है कि अगर सपोज करो इस टाइम पे फुल फॉर्म्स कंसेप्ट थोड़ा बहुत बिल्ड हो जाए ताकि एग्जाम में आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। अब क्या है, डीसी जनरेटर की टाइप्स बेसिकली पूछा, इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स जो है उसकी इक्वेशन क्या होती है, वोल्टेज बिल्डअप क्या होता है, ठीक है। ये कुछ नहीं है, थोड़ा सा टॉपिक है, आपने कौन सा जनरेटर पूरा करना है, आपको बस डीसी डायरेक्ट करंट जहां से प्रोड्यूस होते हैं उसको बोलते हैं डीसी जनरेटर, जो अल्टरनेटिंग करंट को बनाना है एसी जनरेटर। इसी तरह आपको मोटर के बारे में पढ़ना है, प्रिंसिपल पार्ट फंक्शन, ये स्लिप, अगर आप डीसी जनरेटर पढ़ोगे उसमें स्लिप स्पीड रोटर सारा कुछ आएगा ही, तो ऑलरेडी आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी वाला पोर्शन भी आपका कवर हो जाएगा। टेलीविजन आपने करना है, आपने खुद ट्राई करो टेलीविजन को कंप्लीट करने, ये मैं पहले ही बोल देता हूं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन देखो रेडियो वेव प्रोपगेशन हो चुका है, इसका प्रिंसिपल क्या है, प्रोपगेशन का एक ही प्रिंसिपल है, मैं थोड़ा सा बता दूंगा इस पे ओवरव्यू ताकि आपको जो अलग ना लगे, ठीक है। मॉड्यूलेशन हमने पढ़ लिया है, डीमॉड्यूलेशन मैंने आपको पढ़ाना है, नीड फॉर मॉड्यूलेशन हमने कल ही कवर कर लिया, टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन हमने कवर कर लिया, और डीमॉड्यूलेशन की मैंने पढ़ानी है। इसमें टाइप्स में ही एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेस मॉड्यूलेशन हो चुका है। एसएसबी एससी और डीएसबी एससी पढ़ने हैं अभी, ठीक है। उसके बाद एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ट्रांसमीटर क्या होते हैं, इनका थोड़ा ब्लॉक डायग्राम देखने इसमें क्या क्या होता है। ये इतना नहीं है कि ब्लॉक डायग्राम्स पूछेगा, बट एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन ये क्या होती है, ये चीजों पर ज्यादा आपने फोकस करना है, ठीक है। ये सारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है, फेस मॉड्यूलेशन का कंपैरिजन, ये भी मैं आपको कल के लेक्चर में बता चुका हूं कौन सा इंपॉर्टेंट है कि इसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं। फिर एंटीनास के बारे में पढ़ना है। फिर यहाँ पे डिजिटल मॉड्यूलेशन, जैसे हमने यहाँ पर एनालॉग मॉड्यूलेशन गई, वैसे डिजिटल मॉड्यूलेशन की क्या टेक्निक्स है, सैम्पलिंग क्या होता है ये पढ़ लो, क्वांटाइजेशन एनकोडिंग क्या होता है, मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है, बहुत सारे सिग्नल्स को एक ही चैनल के थ्रू भेजना, डी मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है, पीएम पीपीएम पीडब्ल्यू। अब जो बच्चा पेपर देने जा रहा है उसको पीएम पीपीएम और पीडब्ल्यूएम की फुल फॉर्म नहीं पता, तो वो प्रॉब्लम है ना। तो पीएम की फुल फॉर्म होती है पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, पीपीएम होता है हमारा, पीडब्ल्यूएम होता है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, और पीपीएम होता है हमारा पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। तो आपको ये पता होना चाहिए, इनकी फुल फॉर्म्स तो एटलीस्ट देख के जाना एग्जाम में, ठीक है। बाकी जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मोबाइल कम्युनिकेशन है, इसमें जीएसएम और सीडीएम है, तो जीएसएम और सीडीएम है नेटवर्किंग के लिए यूज किए जाते हैं, बट जीएसएम और
CDMA की फुल फॉर्म्स आपको पता होनी चाहिए। GSM होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन और CDMA चलता है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। इसमें आपको पता होना चाहिए कौन सी टेक्नोलॉजी अच्छी है, कौन सी किस में क्या प्रोज है, क्या कौन से, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। बाकी ये थोड़ा AM और FM रेडियो का कंसेप्ट मैंने ऑलरेडी भी आपको बताया हुआ है कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेट करके हम जो रेडियो की फ्रीक्वेंसी है उसके साथ कैरियर सिग्नल से मैच करते हैं तो हमें सुनाई देती है आवाज, तो थोड़ा और बता दूंगा, ठीक है। और जो गैजेट्स है, UPS क्या होता है, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, आपको पता होना चाहिए इसका क्या काम है। UPS के पीछे से लाइट बंद हो जाए तो वो थोड़ी स्टोरेज देता है और हमें करता है। इन्वर्टर का क्या काम है, इन्वर्टर क्या करता है, बाहर से AC आती है उसको स्टोर करता है और DC कन्वर्ट करके हमें देता है। स्टेबलाइजर क्या करता है, स्टेबलाइजर क्या करता है, वोल्टेज को चेंज करता है, वोल्टेज को मेंटेन करता है। SMPS की वर्किंग क्या होती है, SMPS क्या होता है, ये आपको पता है, स्विच मोड पावर सप्लाई जो है, मतलब एक तरह की पावर सप्लाई को दूसरे में चेंज करने में यूज किया जाता है। ये सब आपको पता होना चाहिए और ये तो आपने कंप्यूटर में पढ़ा ही हुआ है, इस पे मैं बहुत जल्दी अदर लेक्चर ले आऊंगा जिसमें ई गवर्नेंस क्या होती है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ई गवर्नेंस इंडिया में हिस्ट्री क्या है इसकी, क्या कौन कौन से ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट चल रहे हैं अभी, मतलब ई गवर्नेंस क्या मतलब आपने गवर्नमेंट ने अपनी जो जितनी भी चीजें हैं वो इंटरनेट के थ्रू प्रोवाइड करें, जैसे स्कीम्स वगैरह हो गया, वो होते हैं ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट। तो कितने चल रहे हैं इंडिया में, कौन से इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की फुल फॉर्म तो पहले पता होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट एंटीवायरसेस क्या होते हैं, उनका कंसेप्ट क्या होता है, थोड़ा बहुत ये पता होना चाहिए। तो ये आपका सिलेबस है। देखो सिलेबस इज क्वाइट लेंथी, इसमें तो कोई वो कंप्रोमाइज की बात नहीं है या कुछ भी बोल लो, सिलेबस बहुत लेंथी है। बट अगर आप जेन्युइनली जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे करोगे तो कुछ ना कुछ मैं इतना आपको बोल सकता हूँ कि एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब आपको प्रॉब्लम आती है कि फॉर एग्जांपल सर MCQs वगैरह में भी प्रॉब्लम आ रही है, तो यार देखो ना यार, आपके पास गूगल बाबा है ना। मतलब एक चीज आप खुद सोचो कि JK SSB खुद क्वेश्चन फ्रेम नहीं करेगा, वो भी कहीं ना कहीं से उठाएगा। ये तो आप सब समझते हो ना, इतने तो अब आप हो गए मैच्योर इनफ, और मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो भाई गूगल में जाओ, अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ा है जस्ट सर्च करो कि उसके कुछ रिलेटेड MCQs आ जाएं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ जाएं, तो किसी ना किसी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर ऑथेंटिक क्वेश्चन सामने आ जाएंगे। वो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ जाएंगे उसमें जो बहुत डिफिकल्ट होंगे वो छोड़ देना, जो थोड़े ठीक लगे वो कर लेना। एक बार देख लोगे पेपर में रेप्लिकेट हो जाएंगे, इस तरह से करना होता है। अब आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है, मैं आपको सच बताऊं, आप बहुत ज्यादा डिपेंड हो जाते हो किसी एक पर्सन के ऊपर या किसी एक बुक के ऊपर। ऐसा नहीं करना। जब आपको एग्जाम्स क्वालिफाई करने होते हैं ना, तब आपको आगे पीछे जहां पर जो सही मिले वहां से लेना होता है। अभी आपको जहां देखो, मैं अपने एंड पे, मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं, मैं तो अपने 5 दिन अच्छे से पढ़ाऊंगा जितना मेरे से हो पाएगा। बट आप अपने एंड पे कितना कर रहे हो वो डिसाइड करेगा आपकी सिलेक्शन, क्योंकि एट द एंड सिलेक्शन आपको लेनी है ना, तो आपको 5 दिन अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी। अभी आप बच्चे वो फर्स्ट वाले पेपर पे हो, वो निकल गया भाई, उसका टाइम निकल गया, उसको छोड़ो। अभी 8 का पेपर है ना, जो उसको देखो, तो पूरा स्विच करो अपनी कंसंट्रेशन के साथ, इन 5 दिन को यूटिलाइज करो। जो चैनल पे वीडियोस आ रही हैं वो पढ़ो, जो मैंने बोला जैसे टेलीविजन, ये पढ़ना शुरू कर दो अभी से ही आगे पीछे से। और जैसे मैंने बोला, जरूरी नहीं है कि मेरा वेट करो। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि MCB, MCCB, RCCB जो है, इनकी फुल फॉर्म्स इंपॉर्टेंट है, इनका कंसेप्ट होता है। तो भाई गूगल है, यूट्यूब है, आपके पास ChatGPT है, सर्च करो, देखो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, कुछ ना कुछ तो समझ आएगा ना। तो बाकी अगर जो नहीं समझ आएगा तो मैं समझा दूंगा। मेरी वीडियोस के नीचे आप लिख देना कि इनमें बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, इसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं उसको पढ़ाऊंगा। तो बाकी ये नहीं बोल रहा कि MCQ सेशन नहीं लाऊंगा, अगर मेरे को टाइम बचेगा तो बीच में MCQs लाऊंगा। बट अब 5 दिन में MCQs भी लाना, सारा पढ़ाना, दिस इज नॉट प्रैक्टिकल पॉसिबल। और 5 दिन में आज का दिन भी इंक्लूडेड है जो निकल के आता है, ठीक है। तो इस तरह से आप चीजों को पढ़ोगे। और जो मैंने अभी तक 3 लेक्चर लाए वो सारे लेक्चर्स अभी तक आपके कवर होने चाहिए। अगर आप डिले करोगे ना तो फिर काम नहीं चलेगा। तो मेरी कोशिश होती है, जैसे कल के दिन में ही मैंने 3 लेक्चर डाला, एक इंग्लिश का डाला, एक मॉर्निंग में डाला इलेक्ट्रिसिटी का, और रात को डाला ये जो कम्युनिकेशन वाले पोर्शन का। तो आज आई विल ट्राई, अगर मैं मॉर्निंग में जल्दी आ जाता हूं तो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मतलब मैं 2 लेक्चर्स अपलोड करूं, 2 नहीं हो तो 1 करने की तो पूरी कोशिश करूंगा। तो आपने भी सिंसियरिटी से तब तक पिछले 3 लेक्चर कंप्लीट किए होने चाहिए। इस तरह से चीजों को करोगे तो चीजें ठीक रहेंगी आपके लिए, ठीक है। बाकी अगर आपका कोई अपना सजेशन है, ओपिनियन, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि कैसे चीजें होनी चाहिए। बाकी एक दूसरे की हेल्प करो। और अगर आपको ये मेरा इनिशिएटिव पसंद आ रहा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। ये एक तरह की हमें भी मोटिवेशन मिलती है कि जेन्युइनली बच्चे जो है हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिस इज इट फॉर टुडे। आप इसको करो, और बाकी पढ़ाने की मैं पढ़ा रहा हूं, आप उन चीजों को देख सकते हो। और आप चीजें देखने के बाद गूगल में जाओ, MCQs लगाओ। अगर लग रहे हैं वेल एंड गुड, नहीं लग रहे मुझे बताओ सर यहाँ दिक्कत आ रही है। आपके पास कमेंट सेक्शन ओपन है, आपके पास अवेकनिंग क्लासेस का इंस्टाग्राम हैंडल ओपन है, वहां पर आप मैसेज कर सकते हो। आपके पास हमारी ईमेल आईडी ओपन है, awakeningclasses1343@gmail.com, वहां पर आप मेल कर सकते हो। तो वहां से आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा, थोड़ा टाइमली मिलेगा बट मिल जाएगा, ठीक है। दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।